एमसीक्यूज के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम में खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करना जो एमसीक्यूज के साथ साथ इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ट्रू एंड फॉल्स यानी कि सही गलत वाले क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, ठीक है, खाली जगह। तो रिक्त स्थान और ये जो सही गलत वाले क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। हालांकि आजकल में बेसिकली क्वेश्चन सारे ये एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं, जैसे खासकर एमपी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग 8 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, 6-7 क्वेश्चन आते हैं जो है ट्रू एंड फॉल्स वाले। उसी तरह राजस्थान बोर्ड में भी आ जाते हैं और बाकी बोर्ड में आते हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज में बन जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज दे रखा है। तो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें खाली स्थान और सही गलत वाले होंगे, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही या गलत का निशान लगाने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ऐसे मैं करीब आपको 75 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिसमें आपको इन दोनों टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार खासकर आप में से जो भी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो भी राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप दोनों ही बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर अगर बात करते शुरुआत करते हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स से। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर ऑप्शन नहीं दे रखा होता है ना, तो खाली आधा स्टेटमेंट पढ़ के उसका आंसर निकालना बड़ा ही रिस्की हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। जिनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है केवल वही इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर ये खाली जगह है और आपसे कहा गया में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किस में? जब भी फिल इन द ब्लैंक्स हो खाली जगह पर आप यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगने की जरूरत। देखिए, किस में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अभी इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, तो किस अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन हो जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो केवल एक ही अर्थशास्त्र होता है, जिसका आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। कौन से अर्थशास्त्र में? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये आपका सही आंसर है। राइट, इसका मतलब यहां पर आप इसको फुल करेंगे। पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। इसी तरह से क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, सोचना है ये क्या पूछा गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक साथ है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। अवसर लागत उत्पादन सूची में किसको स्पष्ट करती है? अवसर लागत उत्पादन सूची में, क्योंकि अवसर लागत में क्या होता है ना, अवसर लागत बताता है कि एक चीजों को बढ़ाएंगे तो दूसरे की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। तो जब उत्पादन सूची में ये किस चीज को व्यक्त करता है? ये व्यक्त करता है कि यहाँ पर एक की जगह पर ये सर्वश्रेष्ठ उपभोग को स्पष्ट करती है। सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि जो हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा, क्योंकि जब अवसर लागत बताता है कि दो वस्तु का लगातार उपभोग करेंगे, अगर एक की मात्रा को बढ़ाना है तो दूसरी की मात्रा को घटाना है। तो एक को इसलिए बढ़ा रहे हैं, दूसरे को इसलिए क्योंकि दूसरे इसकी कंपेरिजन में इसका प्रयोग हमारे लिए बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। इसको सर्वश्रेष्ठ उपभोग को स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्यष्टि के बिना समष्टि का पढ़ना असंभव है और समष्टि के बिना व्यष्टि का पढ़ना असंभव है। इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे? दोनों ही एक दूसरे के पूरक होंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। राइट, नेक्स्ट, आर्थिक वृद्धि का संबंध किस अर्थशास्त्र से होता है? जब भी हम आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है जब देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, विदेशी विनिमय दर जो है सही होगा। तो जब हम इन सब की बात करते हैं तो ये सब जो है सामूहिक समस्या को बताता है। और जब सामूहिक समस्या की बात करते हैं तो वो हमेशा कौन से अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि बृहद अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या और क्या को मिलकर बनाते हैं? मतलब किस किस अर्थव्यवस्था को मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो यहां पर पहले में आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका समाजवादी और यहां पर आ जाएगा आपका और पूंजीवादी, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था इन दोनों ही अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, वे वस्तुएं तथा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में काम होती हैं। अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए काम आने वाली वस्तुएं, फॉर एग्जांपल हमें अगर चीनी का उत्पादन करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गन्ना।
यानी कि गन्ने के बिना चीनी का उत्पादन नहीं हो सकता। तो गन्ना क्या हुआ, चीनी के लिए गन्ना होता है मध्यवर्ती वस्तु। क्या बोलते हैं उसको, मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। यहां पर लिखेंगे मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती। सबसे पहले तो यहां पर प्रतिस्थापन का मतलब समझो। प्रतिस्थापन वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। जैसे हम बात करेंगे चाय और कॉफी, ये प्रतिस्थापन वस्तु है। मतलब या तो चाय पिया जाएगा या तो कॉफी पिया जाएगा एक दूसरे के स्थान पर। तो कह रहा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। तो अगर चाय की कीमत में वृद्धि हो गई तो कॉफी की कीमत में अगर वृद्धि हो गई तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो वस्तु की मांग वक्र किधर खिसक जाएगा, किसी अन्य वस्तु के कारण। अगर वर्तमान वस्तु की मांग वृद्धि तो मांग वक्र किस ओर खिसक जाएगा, दाईं ओर। किस ओर, दाईं ओर। कैसे, देखिए मैं बताता हूं। दाईं ओर ये है हमारा मांग वक्र। वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन मांग की मात्रा में परिवर्तन हुआ, तो ये दाईं ओर खिसक रहा है। ठीक है, इस स्थिति को बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया। उपयोगिता ह्रास नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम। जब भी उपयोगिता ह्रास नियम की बात करते हैं तो इस नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर H.H. गोसेन ने किया था। किसने किया था बेटा, प्रोफेसर H.H. गोसेन ने। हिंदी में लिखेंगे गोसेन, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को किस रूपी पैमाने में, प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। वैसे उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है, मन की धारणा है। ठीक है, संतुष्टि कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मार्शल ने कहा माप सकते हैं। तो किस रूप में माप सकते हैं, ध्यान रखना। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु को उपयोगिता को माप सकते हैं मुद्रा के आधार पर, यानी कि मुद्रा रूपी पैमाने के रूप में मापा जा सकता है। किसी वस्तु के ऊपर हम कितना व्यय करना चाहते हैं उस आधार पर किसी वस्तु की उपयोगिता प्राप्त होती है। तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर समझो तटस्थ वक्र, अनभिमान वक्र या उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जहाँ पर उपभोक्ता के उपयोगिता के उन सभी संयोगों को दर्शाया जाता है जहाँ पर सभी संयोगों से उसको समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। मतलब तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता को कैसी संतुष्टि की प्राप्ति होती है, एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। कार तथा पेट्रोल किस प्रकार की वस्तु है। देखिए कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल नहीं है तो कार नहीं चलेगी, कार नहीं है तो पेट्रोल का प्रयोग। तो कार और पेट्रोल दोनों ही एक दूसरे की पूरक वस्तु है। तो यहाँ पर हो जाएगा पूरक वस्तु, मतलब एक दूसरे के बिना इनकी पूर्ति, इनका उपयोगिता बेकार है। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता कैसी संतुष्टि की प्राप्ति करता है। उपभोक्ता संतुलन मतलब जब उपभोक्ता जब व्यय करेगा, खर्च करेगा किसी वस्तु के ऊपर तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी, तभी तो उसको संतुलन की प्राप्ति होगी। तो यहां पर होगा एक जिसमें उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करेगा, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध। पैमाने के प्रतिफल और एक होता है एक साधन प्रतिफल। जब हम पैमाने के प्रतिफल की बात करते हैं तो ये दीर्घकालीन अवधि, कैसा है, दीर्घकाल अवधि से है, यानी कि लंबे समय जहां पर उत्पादन के सभी साधनों को एक समान अनुपात में परिवर्तित किया जा सकता है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं। जब हम प्रति इकाई की बात करते हैं तो प्रति इकाई का मतलब ही हो जाता है औसत। इसका मतलब होता है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को हम क्या बोलते हैं, औसत लागत कहते हैं। क्या बोलेंगे यहां पर, औसत लागत, यानी कि एसी, शॉर्टकट में बोलते हैं एसी, यानी कि एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट, उत्पादन की एक इकाई की बिक्री में वृद्धि होने से आय में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। अगर उत्पादन की एक इकाई का वृद्धि कर रहे थे 10 रुपये मिल रहा था, वहीं पर हमने एक इकाई और बढ़ाया 2 हो गया, तो हमारी वृद्धि कितनी हो गई, हमें मिल रहा है 18 रुपये। मतलब पहले वस्तु से 10 रुपये मिला, दूसरे से कितना मिला, 8 रुपये। तो एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि से जो अतिरिक्त हमें आगम की प्राप्ति उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सीमांत आगम। क्या बोलते हैं, सीमांत आगम, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, MR। ओके, नेक्स्ट,
पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच में संबंध बताता है। पूर्ति का नियम ये होता है पूर्ति वक्र, ठीक है। अब पूर्ति का नियम कैसा संबंध बताता है? अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच में कैसा संबंध बताया है? धनात्मक संबंध बताता है कि अगर एक के बढ़ने से दूसरे में भी वृद्धि होती है, ठीक है। जिस कीमत पर मांग और पूर्ति बराबर होती है, जिस कीमत पर मांग और पूर्ति, ये वस्तु की कीमत है, ये मांग है, ये पूर्ति है, जहां पर ये आपस में बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों ही बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं संतुलित कीमत। क्या बोलते हैं? संतुलित कीमत भरा जाएगा यहां पर, राइट। अगर किसी क्वेश्चन आपको लगता है कि कुछ डाउट बन रहा है तो वो डाउट मुझे बताइएगा, तो मैं इसको क्लियर करूंगा। कीमत विभेद की संभावना बाजार में उत्पन्न होती है। किस बाजार में उत्पन्न होती है? कीमत विभेद एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जा सकता है, और ये संभव है केवल एक ही बाजार में एकाधिकार, क्योंकि उस बाजार में उसके अलावा कोई दूसरा विक्रेता नहीं होता है और वो वैसी वस्तु किसी और, ऐसे में वस्तु को अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेच सकता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म कैसी होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे फर्में होती हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं और कोई भी एक उस बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। इसका मतलब बाजार ने जो कीमत स्थापित किया है, निर्धारित किया है, एक फर्म को उसी को मानना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत निर्धारक होती है, सॉरी कीमत स्वीकारक होती है। बाजार ने कीमत बना दिया, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कीमत स्वीकारक होती है। किस काल में मांग शक्ति प्रभावशाली होती है? किस काल में मांग शक्ति हमेशा अल्पकाल में प्रभावशाली होती है, क्योंकि अल्पकाल में आप अपनी पूर्ति की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते, तो ऐसे अल्पकाल बोलेंगे। यहां पर फर्मों के समूहों को क्या कहा जाता है? जहां पर बहुत सारे फर्में होती है, किसी एक वस्तु की बहुत सारे फर्में, ठीक है। जैसे कार बनाने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कार उद्योग बोलते हैं। फर्मों के समूह को बोला जाता है उद्योग, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्री, उद्योग कहा जाता है। कीमत सीमा और कीमत तल को कौन सी कीमतें कहते हैं? कीमत सीमा और कीमत तल को और क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, जब कीमत सीमा की बात करते हैं, कीमत मतलब न्यूनतम कीमत हो गया, एक लिमिट होता है, तो उसको बोल जाते हैं प्रशासनिक कीमत, क्योंकि ये सरकार के द्वारा या किसी निर्धारित एजेंसी के द्वारा तय किया जाता है, तो इसको प्रशासनिक कीमतें भी बोलते हैं। प्रशासनिक कीमतें। नेक्स्ट, निम्नतम निर्धारित कीमत का दूसरा नाम क्या है? निम्नतम, मिनिमम निर्धारित मतलब डिटरमिनेट प्राइस। तो निम्नतम निर्धारित जो कीमत होती है, नॉर्मली आप जानते हैं उसको एमएसपी के नाम से जानते हैं, जिसको समर्थन मूल्य के नाम से जानते हैं। निम्नतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान साधन की किसके कारण उत्पन्न होती है? किस साधन के कारण लगान उत्पन्न होता है? लगान हमेशा जुड़ा हुआ है भूमि से। भूमि के प्रतिफल के स्वरूप, भूमि के उपयोग के बदले में, भूमि को उपयोग में देने के बदले में प्राप्त हो, जो प्राप्त होता है उसको लगान कहते हैं। कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र है और अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है, तो यहां पर लिखेंगे कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। चीनी उत्पाद अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल होता है? चीनी का उत्पादन होता है गन्ना से। गन्ना प्राथमिक क्षेत्र आता है। गन्ने को रूप परिवर्तित किया जाता है, और जहां पर रूप परिवर्तन हो जाता है जो मानव द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं निर्माण क्षेत्र, और निर्माण क्षेत्र आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंदर। कौन से में आता है? द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर के नाम से बोलते हैं, निर्माण क्षेत्र ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? निर्माण क्षेत्र। ओके, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का हम बात करते हैं, उसको नॉर्मली शॉर्टकट में बोलते हैं एनएसओ। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन। राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन। ओके,
नेक्स्ट, एक लेखा वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के योग को क्या कहते हैं? किसी देश की भौगोलिक क्षेत्र का मतलब घरेलू क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। अंतिम उत्पादित वस्तुओं को बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। और उसके योग की बात, योग का मतलब सकल, तो उसको क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद, शॉर्टकट में बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आय को, किस आय को देश के आर्थिक विकास का सूचक कहा जाता है? किस आय को आर्थिक विकास का सूचक कहते हैं? कौन सी आय देश के आर्थिक विकास, मतलब जिससे देश की वास्तव में देश की विकास होती है, उसको बोलते हैं वास्तविक घरेलू आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय को बोल सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। वास्तविक वर्ड लिखना कंपलसरी है। अतिरिक्त विनियोग की प्रत्याशित लाभप्रदता क्या कहलाती है? अगर आप किसी भी अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त विनियोग करते हैं, अलग से पैसा लगाते हैं, तो उसकी प्रत्याशित लाभ, उससे मिलने वाला जो प्रतिफल आपको क्या कहलाता है? अलग से लगाने वाली लाभप्रदता को, और उसको बोलते हैं निवेश अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? निवेश अनुपात, यानी कि निवेश अनुपात कहेंगे इसको, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। न्यून मांग अंतराल को बताती है। न्यून मांग से किस अंतराल को उत्पन्न होता है? जब न्यून मांग की बात करते हैं तो यहां पर आता है अविस्फीतिक अंतराल। क्या आएगा बेटा? अविस्फीतिक अंतराल, जो को बताता अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में क्या है? सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में कम है, यानी कि जितनी मांग होनी चाहिए उससे कम है, अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। मांग अधिक की दशा में बैंक दर को क्या करना चाहिए? मांग अधिक होने पर मांग को कम करना है, और मांग को तब कम करने के लिए लोन महंगा करना पड़ेगा, और लोन महंगा करने के लिए बैंक दर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बैंक दर में वृद्धि करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वृद्धि करनी, यानी कि रेट बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा, जिससे लोग कम लोन लेंगे। जिस बिंदु पर समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर समग्र मांग और जहां पर एडी इक्वल टू क्या हो जाए? एएस हो जाए, तो उस पॉइंट को कहा जाता है प्रभावी मांग। क्या बोलते हैं? प्रभावी मांग कहते हैं। नेक्स्ट, बैंक दर को किस दर के नाम से भी जाना जाता है? बैंक दर को बोलते हैं कटौती दर। क्या बोलते हैं? कटौती दर के नाम से जाना जाता है, कटौती दर, क्योंकि बैंक दर होता है केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंक द्वारा और दीर्घावधि ऋण, वो भी प्रतिभूतियों के आधार, प्रतिभूतियों को कटौती के पर जो मिलता है उसको कटौती दर कहते हैं। साख सृजन में बैंक जमा उत्पन्न करती है। साख सृजन के अंतर्गत बैंक दो प्रकार की जमा होती है, एक प्राथमिक और व्युत्पन्न। प्राथमिक जब कोई व्यक्ति अपने खाते में जाए नगद जमा करता है, लेकिन बैंक जब साख उत्पन्न करती है तो उसमें जो जमा होता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न जमाएं। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न जमाएं। इसी व्युत्पन्न जमाओं को साख जमाओं के रूप में जाना जाता है। जब सीआरआर घटता है तो साख सृजन कैसा होगा? सीआरआर के घटने से व्यापारिक बैंकों के पास अधिक जमा शेष बचेंगी, ऐसे में साख में क्या होगी? वृद्धि होगी। साख सृजन का क्या होगा? विस्तार होता है। साख सृजन का विस्तार होता है। विनिमय का माध्यम मुद्रा का कैसा कार्य है? विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य। कैसा कार्य है बेटा? प्राथमिक, क्योंकि ये मुख्य कार्य में आ जाता है। नेक्स्ट, मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? किसने मुद्रा के कार्य को दो वर्गों में बांटा? स्थैतिक और गत्यात्मक। जब स्थैतिक और गत्यात्मक की बात करते हैं तो यह इसको बांटने वाले कौन थे? प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने किया। एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार के आय एवं व्यय का ब्यौरा है। क्या सरकार की आय और व्यय को बताता है? वो होता है बजट। बजट के माध्यम से ही सरकार के आयों का और व्ययों का पता चलता है। कौन सी कर वस्तुओं और मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाया जाता है? वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य पर जो कर लगाया जाता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के, उसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। का बजट आजकल अच्छा बजट बना, आज की डेट में सरकार के द्वारा कैसा बजट बनाना चाहिए देश के विकास में अच्छा कहा जाता है, उसको बोलते हैं घाटे का बजट। कौन सा बजट? घाटे का
बजट, जहां पर सरकार के व्यय सरकार की आय से ज़्यादा होती हैं। वित्त विधेयक में कैसे प्रस्ताव होते हैं? धन में वित्त विधेयक मतलब धन से संबंधित, जो धन से जुड़े प्रस्ताव होते हैं वो माना जाता है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली को किस सीमा प्रणाली के नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं समजनीय प्रणाली, जनीय प्रणाली। ठीक है। विदेशी विनिमय दर एवं विदेशी विनिमय की पूर्ति में कैसा संबंध होता है? विदेशी विनिमय दर में और विदेशी विनिमय की पूर्ति में हमेशा प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर विदेशी विनिमय की पूर्ति ज़्यादा होती है तो विदेशी विनिमय दर भी बढ़ेगी, यानी कि इससे देश की मुद्रा का क्या होता है? इससे देश की मुद्रा हमारी मजबूत होती है अगर विदेशी विनिमय की पूर्ति ज़्यादा होती है। अवमूल्यन से देश की मुद्रा की विनिमय क्रय शक्ति कैसी हो जाती है? तो अवमूल्यन से देश की मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो घट जाती है, क्योंकि अब हमें ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है, हमारे देश की वैल्यू घट जाती है इसमें। व्यापार संतुलन में केवल किन मदों को शामिल किया? जब भी हम व्यापार संतुलन की बात करते हैं नॉर्मली बोलते हैं इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT। यहाँ पर केवल और केवल दृश्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है और अन्य वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। भुगतान संतुलन सदैव कैसा होता है? भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, संतुलन में रहता है। कैसा रहता है? संतुलन में बैलेंस होता है, इसलिए इसका नाम भुगतान संतुलन रखा गया है। अब ये तो हो गया। अब बात करेंगे हम सत्य और असत्य की, यानी कि ट्रू और फॉल्स की। जो स्टेटमेंट दिया रहेगा वो या तो सही होगा या तो वो गलत होगा। पहला स्टेटमेंट, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतों दर होगा। इसको समझने के लिए आपको उत्पादन संभावना वक्र बनाना पड़ेगा। उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार से होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ, और ये y एक्सिस को छुएगा और यहाँ पर x एक्सिस को छुएगा, और ये मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होता है। जब झुका होता है उसको बोलते हैं नतोदर। क्या बोलते हैं? नतोदर। अवनतोदर बोलेंगे या उन्नतोदर का मतलब होता है उल्टी दिशा में भागता हुआ। इसका मतलब होता है यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है कैसा है? असत्य है। शॉर्टकट में लिखेंगे तो ये फॉल्स है, यानी कि गलत है। कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को हल करता है। बिल्कुल। पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्या होती है, मूल्य निर्धारण होता है, वो बाजार के आधार पर होता है, यानी कि केंद्रीय यंत्र बोलते हैं उसको। तो ये स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, यानी कि सच है। समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा क्या है? ट्रू है, यानी कि सत्य है। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है उपयोगिता लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सही। हर किसी वस्तु के लिए व्यक्ति के अनुसार उसकी उपयोगिता बदलती रहती है। दो वस्तु की कीमत का अनुपात बजट रेखा के ढाल को मापता है। दो वस्तु की कीमत का अनुपात, दो वस्तु कीमत के आधार पर ही बजट रेखा तैयार की जाती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मांग वक्र सामान्यतः धनात्मक ढाल बताता है। मांग वक्र कैसा होता है? ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, जो कि एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, ऋणात्मक ढाल बताता है। इसका मतलब होता है ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म MC वक्र, MR वक्र को जब ऊपर से काटता है तो उस समय उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म MC वक्र को ऊपर से काटता है तो पूर्ण प्रतियोगिता में ये MR वक्र होता है, और संतुलन की स्थिति यहाँ होती है जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ होता है। तो ये ऊपर से काट रहा है तो ये संतुलन का नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है। ओके। पूर्ति तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। क्या ये सही है? पूर्ति और कीमत में हमेशा धनात्मक संबंध होता है। इसका मतलब होता है जो ये स्टेटमेंट है हमारा रॉन्ग है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति बेलोच होती है। बिल्कुल सही है। जो वस्तुएं जल्दी नष्ट हो जाती है वो बेलोचदार होती है। क्यों? क्योंकि उसको कीमत बदले ही जाते हैं, हमें जल्दी ही इसको बेचना होता है। अविभाज्यता के कारण पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था, अविभाजित मतलब विभाजित ना करने के कारण, ठीक है, पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था लागू होती है। तो ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है। ये भी सही है कि सामान्य मूल्य बाजार के तरीके से निर्धारित होता है, काल्पनिक मूल्य होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता एक व्यावहारिक दशा है। बिल्कुल। अब एक ऐसा बाजार जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाया जाता, अपूर्ण होता है, ये वास्तविक स्थिति है। मांग तथा पूर्ति की शक्तियां लंबी अवधि तक स्थायी साम्य की अवस्था में रहती हैं। मांग तथा पूर्ति की शक्तियां लंबी अवधि तक स्थायी साम्य की अवस्था में होती है, ऐसा नहीं है।
इल्ला में, क्योंकि मांग और पूर्ति में परिवर्तित होता रहता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कीमत निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य बिल्कुल नहीं। देखिए, कीमत सीमा का मतलब होता है एक निश्चित कीमत तय करना, इसका उद्देश्य समाज कल्याण क्या होता है, लाभ प्राप्ति का नहीं होता है, तो स्टेटमेंट ये भी गलत है। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा होता है। स्वतंत्र बाजार में बिल्कुल सही है, स्वतंत्र बाजार में वस्तुओं की मांग और कीमत के आधार पर ही वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। काले धन ने देश में समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। बिल्कुल, काला धन का मतलब बिना टैक्स के किया जाने वाला काम, जो कि समानांतर अर्थव्यवस्था के ही जन्म प्रदान करता है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान द्वितीय क्षेत्र का है। गलत, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र में विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति को सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में विद्युत का उत्पन्न होता है, गैस जलापूर्ति नहीं, ये सब हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि विद्युत का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं होता है, ये उत्पादन क्षेत्र में आता है। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होता है। बिल्कुल सही, पूर्ण रोजगार में जितने इच्छुक लोग होते हैं उनको कार्य मिल जाता है, लेकिन जो अनिच्छुक लोग हैं उनका क्या, तो ऐसे में पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य बेरोजगारी नहीं होता है। भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती हैं। भविष्य में अगर ब्याज दरें बढ़ जाएं और बचतों को कम कर देंगी। देखिए, अगर भविष्य में ब्याज दर को वृद्धि हो जाती है तो ये बचतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोग अपने पैसे को बैंक में जमा करना शुरू कर देंगे, बचतें बढ़ जाएंगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। गलत है, आय के साथ साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है, तो उनमें समान अनुपात होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल ने किया। नहीं, रोजगार के सिद्धांत प्रतिपादन प्रोफेसर किसने किया था, J.M. कीन्स ने किया था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। भारतीय रिजर्व बैंक जनता को ऋण प्रदान करता है। नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक देश की बैंकों को ऋण प्रदान करता है, जनता को ऋण प्रदान करने का काम व्यापारिक बैंकों का होता है। भारत में व्यापारिक बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक की भांति नोट निर्गमित कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है, व्यापारिक बैंकों का काम साख सृजन करना होता है, नोटों का नहीं। बजट भाषण वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सॉरी, ऊपर वाला देखिए, भारत में व्यापारिक बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक की नोट कर सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, बताते जो चीज़ मैं बता रहा था नहीं कर सकते, टिक लगा दी, ये होता है कभी कभी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ऊपर वाला 71 गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। केंद्रीय शुल्क प्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय शुल्क प्रत्यक्ष कर है, एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। नहीं, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि वस्तु और सेवाओं पर लगता है। व्यापार संतुलन में दृश्य मदों तथा अदृश्य मदों दोनों का समावेश किया जाता है। नहीं, व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें जाती हैं, अदृश्य मदें नहीं जाती हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही, विकासशील देशों में अगर विकास तेज गति से हो रहा है, उससे भी तेज गति में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो ये थे आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार पूछे गए हैं, ठीक है ना, MCQ के अलावा खाली स्थान में और सही गलत में। तो आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना है। कैसा लगा आपका वीडियो, क्या आपके लिए यूजफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो भी इसी तरह का बट इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम बात करेंगे वन वर्ड आंसर की, मतलब क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको एक शब्द या एक लाइन में ही देना होता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और आपको लगता है कि PDF चाहिए और कुछ जानकारी चाहिए, तो इस तरह से मुझे सोशल मीडिया के थ्रू और मेरे वेबसाइट के थ्रू मुझे फॉलो कर सकते। थैंक यू।